सभी को नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी भाषा, लिपि और व्याकरण के परिचय के बारे में। ये सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसके अंतर्गत देखिए, छात्रों को भाषा की प्रकृति, हिंदी की 5 भाषाओं की विविधता, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और भाषा को शुद्ध रूप से किस प्रकार व्याकरण के मूलभूत सिद्धांतों से अवगत कराना है। इन मूलभूत सिद्धांतों से अवगत होने के पश्चात आप व्याकरण का शुद्ध लेखन अच्छी तरह समझ पाएँगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले भाषा की यदि बात करें तो भाषा जो शब्द है वो मानव संप्रेषण की नींव है और इसके अंतर्गत विचारों के आदान-प्रदान को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, परिभाषा की यदि बात करें तो मनुष्य द्वारा परस्पर विचार, भावना, संदेश और सूचना को अभिव्यक्त करने का ये एक सशक्त माध्यम है। इसका महत्व देखिए, इसके माध्यम से हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान और महान परंपराओं को जान पाते हैं। भाषा के 2 प्रमुख प्रकार हैं। देखिए, पहला तो मौखिक प्रकार है और दूसरा इसका प्रकार है लिखित प्रकार। दोनों में विभाजन है। देखिए, मौखिक प्रकार की बात करें तो उसकी प्रकृति देखिए, स्वाभाविक रूप से अनुकरण द्वारा सीखी जाती है मौखिक भाषा। लेकिन लिखित भाषा की बात करें तो ये प्रयत्न पूर्वक व्याकरण और लिपि सीखनी पड़ती है। इसी प्रकार यदि हम बात करें मौखिक की तो ध्वनियाँ अस्थायी और परिवर्तनशील है और लिपि की बात करें तो लिपि चिन्ह या वर्ण साहित्य को सहेजने वाला है। इसी प्रकार हम बात करें प्रयास की मौखिक की तो कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सामान्य बातचीत के माध्यम से हम आसानी से इसका प्रयोग सीख सकते हैं। लेकिन लिखित भाषा के लिए कठोर अभ्यास और मानकीकरण की आवश्यकता है। यहाँ शब्द देखिए, मानकीकरण आया है कि जो मानक है उसी के अनुरूप हमें भाषा का जो लिखित रूप है वो सीखना होता है। बोली और भाषा की हम यहाँ बात करेंगे कि बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित क्षेत्र है और भाषा जो विस्तृत परिप्रेक्ष्य में आती है। देखिए, भाषा विस्तृत क्षेत्र है और निश्चित व्याकरण और प्रचुर साहित्य इसमें पाया जाता है। इसी प्रकार बोली की बात करें तो सीमित क्षेत्र का स्थानीय रूप, कोई निश्चित व्याकरण या शब्दकोश बोली में नहीं होता है। व्याकरण और साहित्य का विकास इसी रूप में होता है। देखिए, इसके लिए एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर वाणी। हिंदी का विशाल परिवार 5 उपभाषाएं और ये इसकी 18 बोलियां हैं। तो देखिए, 5 उपभाषाओं की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हिंदी की जो उपभाषा है उसका नाम है यहाँ पर पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, उसके पश्चात बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। जो सर्वप्रथम भाषा है पश्चिमी हिंदी, इसकी 5 और उपभाषाएं, इसकी 5 बोलियां हैं। देखिए, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, साथ ही बुंदेली और कन्नौजी। इसी प्रकार पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार जो बिहारी उपभाषा है उसकी 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसी प्रकार राजस्थानी की यदि हम बात करें तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती इसकी 4 बोलियां हैं। इसी प्रकार पहाड़ी की बात करें तो गढ़वाली, कुमायूनी और मंडियाली, ये इसके 3 रूप हैं। तो ये हमने विस्तृत चर्चा की हिंदी भाषा के उपभाषाओं की, 5 उपभाषाएं इसकी और इस प्रकार से हिंदी भाषा और बोलियों का एक समृद्ध परिवार है। राजभाषा और मानक भाषा हिंदी के विकास यात्रा की हम यहाँ बात करेंगे कि दोनों में भेद है। राजभाषा अलग है और राष्ट्रभाषा अलग है, मातृभाषा अलग है। इनकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, खड़ी बोली का विकास और मूल आधार, जो संस्कृत के तत्सम शब्द है वो इसमें शामिल है। अरबी फारसी शब्दावली भी इसमें शामिल है और साथ ही अंग्रेजी के जो व्यावहारिक शब्द है उन्हें भी इसमें समावेश किया गया है। व्यावहारिक समावेशन की बात की और वो तारीख 14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा राजभाषा के रूप में इसे स्वीकृति प्रदान की गई और 14 सितंबर 1949 से ही हिंदी हमारी राजभाषा बनी। देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों शब्दों में पर्याप्त अंतर है। लिपि ध्वनियों का दृश्य आकार देखिए,
यहाँ पर जो मूर्त चिन्ह है यानी लिखित चिन्ह है, जो लिखित रूप होता है भाषा का उसे हम वर्ण कहते हैं और जो मौखिक होता है उसे ध्वनि कहते हैं। देखिए परिभाषा, मौखिक ध्वनियों को लिख करके व्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए वर्तनी चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा, लिपि का उद्देश्य क्या है? उच्चारित भाषा को स्थायित्व प्रदान करना और उसे दृष्टिगोचर करना। इसी प्रकार आगे देखिए, देवनागरी एक ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक लिपि है। किस प्रकार ध्वन्यात्मक लिपि है और वैज्ञानिक लिपि है? यहाँ पर वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि उसमें के बाद खे क्यों आता है, फिर गे क्यों आता है, इसका वैज्ञानिक आधार है। लिपि परिवार की बात करें तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली भाषाओं की जो साझा लिपि है वो देवनागरी ही है। लेखन की बात करें तो ये लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, यानी बाएं दिशा से शुरू होती है और ये दाईं दिशा की ओर लिखी जाती है। इसका प्रवाह अत्यंत सहज और सरल है। वैज्ञानिकता की बात करें तो पूर्णतः ध्वन्यात्मक है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है। इसमें कोई भी मूक अक्षर नहीं होते, जिस प्रकार अंग्रेजी में साइलेंट शब्द होते हैं उसमें मूक अक्षर नहीं होते हैं। ये अंग्रेजी का साइलेंट लिखने का उद्देश्य मेरा यही था कि ताकि यहाँ पर विद्यार्थी आसानी से समझ सके। मानक स्वरूप देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित एक समान रूप से मान्य और व्यवस्थित मानक स्वरूप होता है। अब बात करेंगे हम वर्ण विचार की, स्वर और उनकी मात्राओं की। वर्ण विचार, उसके पश्चात शब्द विचार और वाक्य विचार। हिंदी व्याकरण के ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार या 3 रूप माने जाते हैं। देखिए, वर्ण विचार में ह्रस्व स्वर 4 है, जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर 7 है, जिनके उच्चारण में हमें हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। विशेष चिन्ह की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो अनुस्वार है, इसमें हंस में अनुस्वार लगा हुआ है के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है, ये बिंदी यहाँ पर अनुस्वार का प्रतीक है। इसी प्रकार अंश है। अनुनासिक की बात करें तो यहाँ पर हंसना और चांद, ये अनुनासिक शब्द है। और विसर्ग की बात करें तो देखिए दुख, और इधर स्वते ते के आगे जो विसर्ग लगा हुआ है ये विसर्ग चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और ये हिंदी की अपनी खुद की धाती है। व्यंजन वर्गीकरण और वैज्ञानिक उच्चारण। देखिए, जो हमारे स्वर है, व्यंजन है, उनके उच्चारण का वैज्ञानिक आधार है, जिसका हम यहाँ वर्णन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कि देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर वर्ण है वो कंठ से बोले जाते हैं, तालु से, मूर्धन्य से। तालु का अग्रभाग, दंत यानी दांत, ओष्ठ यानी होठ और कंठ यानी गला, उनका उच्चारण स्थान निर्धारित है। और इसी कारण से कि इन शब्दों का उच्चारण अपने मूल रूप में होने पर ही शुद्ध होता है। देखिए, जो कंठ व्यंजन है उनकी बात करें तो क, ख, घ, घ और ज्ञ, तो ये सब कंठ से बोले जा रहे हैं। इसी प्रकार तालु, तालु यानी कठोर तालु, उसके अंदर जो शब्द है वो है च, छ, ज, ज और ज्य। जो हमारी जीभ है वो जाकर के तालु से हर बार टकराती है। जैसे मैंने च बोला तो वो जाकर के तालु से टकरा रही। इसी प्रकार मूर्धन्य की बात करें तो ये कठोर तालु का जो अग्रभाग है मूर्धन्य, उसमें बोला जाता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ और न, इनका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। इसी प्रकार दांतों की बात करें तो वे जो वर्ण हैं दांतों से बोले जाने वाले त, थ, द, ध और न, इनके उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो दांतों से टकराती है। इसी प्रकार ओष्ठ व्यंजन, वे व्यंजन जो होठ की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, इनमें जो हमारे होठ आपस में टकराते हैं इनके उच्चारण में। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो जिन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ये, र, ल, व। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण में मुंह से ऊष्मा निकलती, जैसे श, श, स और है। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन की बात करें तो क्ष, त्र, ज्ञ और इसमें साथ में श्रय, जो श्रीमान शब्द लिखा जाता है ये वही श्रय है। तो ये हमने इनके वैज्ञानिक
उच्चारण की बात की, उनके उच्चारण स्थान की चर्चा की। इसके पश्चात देखिए व्याकरण, भाषा का नियामक और शोधन। देखिए किस प्रकार से जो व्याकरण है इसे शब्दानुशासन भी कहा जाता है। जिस प्रकार अशुद्ध और अव्यवस्थित जो शब्द है एक हमारे रूप में इस प्रकार से एक फिल्टर का रूप दिखाया गया है, इस प्रकार से वो व्याकरण में नियम और अनुशासन शोधित होते हैं और वो अपने मूल रूप से आते हैं। व्याकरण के अंग ध्वनि से अर्थ तक की यात्रा हम आगे इसमें समझेंगे। देखिए इसके 3 प्रारूप है। पहला है वर्ण विचार, सबसे महत्वपूर्ण और जिसे यूं कहें कि नींव, जो नींव की ईंट कही जाती है वो है हिंदी के अंदर वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वर्ण से तात्पर्य भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े संभव नहीं। इसी प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से जो ध्वनि बनती है उसे शब्द कहते हैं। दूसरा है शब्द विचार, वर्णों का सार्थक मेल, इसमें शब्दों की उत्पत्ति, रचना और उनके प्रकार, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द आते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। अब हम वाक्य की बात करें तो जो शब्दों का समूह निश्चित अर्थ को प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक क्रम, इसमें वाक्य भेद, पद परिचय और वाक्य संरचना का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार हम आगे बात करें महासंश्लेषण की एक अखंड व्यवस्था किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर भाषा, लिपि और व्याकरण तीनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। देखिए भाषा, विचार रूपी शरीर जो जन्म लेता है और आगे बढ़ता जाता है। लिपि की बात करें तो शरीर के वस्त्र जो उसे दृश्य और स्थायी बनाते हैं। उसी प्रकार अगर हम व्याकरण की बात करें तो उस शरीर का अनुशासन और सौंदर्य जो उसे मानक बनाता है। एक दृष्टि में हम इस जो हमने अध्ययन किया उसका पुनः दोहराव करें तो भाषा के मुख्य रूप से 2 अर्थ होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। इसी प्रकार से हमने उपभाषाओं की बात की तो 5 उपभाषाएं हमारी है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, और 22 उसकी बोलियां हैं। इसी प्रकार 14 सितंबर 1949 वो तारीख जिस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। देवनागरी लिपि जो पूर्णतः ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक लिपि है। इसी प्रकार जो देवनागरी लिपि है उसमें 11 मूल वर्ण है। व्याकरण के अंग की बात करें तो 3 हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। देखिए इसका मूल्यांकन हम करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। यहाँ पर हमने 4 विकल्प दिए हैं, मेवाड़ी, मारवाड़ी, अवधी और मेवाती। जो हमने इस कक्षा में अध्ययन किया उसके अंतर्गत राजस्थानी की बोलियां में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती था, अवधी उसमें शामिल नहीं था। तो जो सही यहाँ पर उत्तर होगा वो होगा अवधी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा या बोली। हमने चर्चा की कि जो सीमित क्षेत्र है उसमें जो बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। तो सही उत्तर है द बोली। इसी प्रकार निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? नेपाली, हिंदी, पंजाबी या संस्कृत। तो नेपाली की जो लिपि है वो देवनागरी है, हिंदी की देवनागरी लिपि है, संस्कृत की देवनागरी लिपि है, लेकिन पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। अर्थात जो हमारा सही उत्तर है वो स है पंजाबी। इसी प्रकार हम बात करें खड़ी बोली हिंदी के किस रूप से निकली है? तो पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से या पहाड़ी से। तो हमने जो चर्चा की पहले पश्चिमी हिंदी की जिन 5 बोलियों की बात की उसके अंदर खड़ी बोली है। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। तो सही उत्तर हो गया हमारा ब पश्चिमी हिंदी। तो हमने इस पाठ में चर्चा की भाषा की, लिपि की, व्याकरण की और बोलियों की, वर्ण, शब्द और वाक्य की। इसका पुनः आप दोहरान कीजिए। धन्यवाद।